स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पेक पीजी में जो एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है प्रपोजल या प्रोजेक्ट बनाना। तो प्रोजेक्ट बनाने का तरीका बताऊँ, प्रोजेक्ट के कंटेंट्स बताऊँगा कि जो प्रोजेक्ट्स के कंटेंट उन्होंने मांगे हैं एडवर्टीजमेंट में। तो ब्राज़ील में एक चीज़ है कि यहाँ पर कंटेंट्स को बहुत देखा जाता है। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने जस्टिफिकेशन मांगी है प्रोजेक्ट की और आप अपने प्रोजेक्ट को जब तैयार करेंगे और उसमें जस्टिफिकेशन नहीं होगी तो बहुत पॉसिबल है कि वो फिर इसको डिसकंसिडर करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपने ये वीडियो डिटेल में सारी देखनी है। आप जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो बेशक आपने प्रोजेक्ट अभी बना लिया हो या भी कुछ पार्ट उसका बना लिया हो, लेकिन याद रखिए मैं जो कंटेंट्स बताऊंगा ना, फिर आप अपने प्रोजेक्ट को आपने इसी कंटेंट और इसी फॉर्मेट में एडजस्ट करना है। ये बेसिकली फॉर्मेट है प्रोजेक्ट का कि आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए और उसके कंटेंट क्या होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया कि हम प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे बनाएं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो आपका पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम किस सब्जेक्ट पे प्रपोजल बनाएं या प्रोजेक्ट बनाएं। तो देखिए यहाँ टेक्निकल पॉइंट आ जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि कैप्स के वेबसाइट पे तमाम प्रोग्राम की लिस्ट अवेलेबल है। जो प्रोग्राम इस पेक पीजी काल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपने वहाँ से देखना है कि कौन से प्रोग्राम को आप टारगेट कर रहे हैं। आपने करना क्या है कि आप जाके ब्राज़ीलियन यूनिवर्सिटीज़ वो प्रोग्राम जो कैप्स के वेबसाइट पे है, और मैं यहाँ पर लिंक भी शेयर कर रहा हूँ नीचे, और उस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और किस प्रोग्राम में कितनी सीटें हैं, चाहे वो फिर एमएस की हो या पीएचडी की हो। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा मैंने इस यूनिवर्सिटी को इस प्रोग्राम को टारगेट करना है। आपने डिपेंड करना है प्रोग्राम पे कि आप किस प्रोग्राम पे अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप वहाँ पर एक प्रोग्राम है बायोकेमिस्ट्री, तो आपने बायोकेमिस्ट्री और उसके आगे उसकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा, तो आप उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएं, बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट पे जाएं और वहाँ पर प्रोफेसरों की प्रोफाइल देख लें। जो प्रोफेसर फ्रीक्वेंटली रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा हो, आप उसको टारगेट करें और अपने एरिया के साथ अलाइन करें, जो एरिया में आपका इंटरेस्ट है। तो उस रिसर्च एरिया को आप चूज करें और उसके पेपर्स को रीड करें उस प्रोफेसर के, वहाँ से आइडिया लें। और इस आइडिया में चैट जीपीटी, गूगल और इस तरह के टूल्स जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि तो वहाँ से आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होगा वो है टॉपिक सिलेक्शन फॉर द प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, और वो डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोफेसर के रिसर्च एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं। कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेसर टारगेटेड या प्रोग्राम टारगेटेड आप टॉपिक सेलेक्ट करें, तो इसके विनिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? अब फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा प्रपोजल बनाया है कि जो आपके प्रीवियस बैकग्राउंड पे है, और जिस प्रोग्राम को आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपसे वो यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मांगेंगे एप्लीकेशन सबमिशन में। आप जब वहाँ एप्लीकेशन सबमिशन में यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, तो हो सकता है कि आपका जो प्रपोजल है उस एरिया में कोई उस डिपार्टमेंट में काम भी नहीं कर रहा, या वो प्रपोजल वीक है, तो एज ए रिजल्ट फिर आपको एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं मिलेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोशिश करें कि किसी प्रोफेसर को टारगेट करें और उसी प्रोफेसर को या प्रोग्राम में मल्टीपल प्रोफेसर के एरिया को देखते हुए एक प्रोजेक्ट आप डिजाइन करें। अच्छा, अब आते हैं कि प्रोजेक्ट के कंटेंट्स क्या होने चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है एडवर्टाइजमेंट में कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो मिनिमम 15 पेजेस का होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कितने पेजेस का होगा? 15 पेजेस का। और आगे फिर उसकी ब्रेकअप क्या है, लैंग्वेज उसमें लिखा है किस लैंग्वेज में होना चाहिए, या इंग्लिश में हो या पोर्चुगीज में हो, ये दोनों लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने इंग्लिश में ही अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करना है। अब उसमें थोड़े से फॉर्मेटिंग की उन्होंने ऑप्शंस दी है, ऑप्शन नहीं है बल्कि उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। तो इन फॉर्मेटिंग रिकमेंडेशन को भी आप जहन में रखें। कुछ स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं लेकिन वो फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और पेज साइज, इन सारी चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। अब यहाँ के इन्वायरमेंट को मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि ये लोग इन चीज़ों पे कितना ध्यान देते हैं। टाइम्स न्यू रोमन में आपने फॉन्ट स्टाइल रखना है, साइज जो है वो 12 हो, स्पेसिंग 1.5 हो, पेज साइज A4 हो, पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट हो, पेज का टॉप 3 सेंटीमीटर, बॉटम 2 सेंटीमीटर, राइट 2 सेंटीमीटर, लेफ्ट 3 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मेटिंग का स्टाइल आपने अपनाना है। अब प्रोजेक्ट के कंटेंट में जो सबसे पहली बात होगी वो होगा टाइटल। टाइटल आपने बोल्ड रखना है, अपर केस में लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। देखिए यूजुअली जो स्टूडेंट रिसर्च कर चुके हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को चूंकि जो पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं उनको पता होता है, इवन अगर कोई एमएस के लिए भी अप्लाई कर रहा है तो उनको भी पता होता है कि एब्स्ट्रैक्ट को हमेशा एंड पे लिखा जाता है। एंड से मेरा मुराद है कि ये होता तो टॉप पे है टाइटल के बाद, लेकिन जब आप प्रपोजल पूरा बना लेते हैं तो उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। रिसर्च आर्टिकल में भी हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट होना कैसे चाहिए, वो 200 वर्ड्स का होना चाहिए। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं कि 200 वर्ड्स तक होना चाहिए, 150 से लेकर 200 वर्ड्स तक।
अब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर रिलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए, ये याद रखिए। एब्स्ट्रैक्ट जो है ये बेसिकली आपके जो रिसर्च आर्टिकल होता है या प्रपोजल या प्रोजेक्ट होता है, ये उसकी एक समरी होती है। तो जिस तरह रिसर्च आर्टिकल में या रिसर्च प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, जस्टिफिकेशन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो इनकी एक स्नैपशॉट होती है, स्मॉल इंफॉर्मेशन, ये इन सारे सेक्शंस के यहाँ पर मौजूद है। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा, एक 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर मेथडोलॉजी, फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और एंड पे कंसिडरेशन ऑन द प्रपोजल पोटेंशियल इम्पैक्ट, जिसको हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं या कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो ये मेजर पार्ट्स है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपकी ये तीनों पांचों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड प्रपोजल पोटेंशियल इम्पैक्ट आर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अब नेक्स्ट आ जाएगा कीवर्ड्स। आपके पास 3 से लेकर 5 कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स आपको पता है कि क्या चीज़ है। इफ़ यू डोंट नो, आप अपना एब्स्ट्रैक्ट जो है वो चैट जीपीटी को दे दे और इसके रिलेवेंट कीवर्ड्स दे दे। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, यूजुअली स्टूडेंट्स को पता भी होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो आप चैट जीपीटी से, गूगल से ये हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो 4th पार्ट है वो है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में 2 चीज़ें हैं। ये ब्राज़ील का मैं आपको फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह की फॉर्मेटिंग किसी दूसरी कंट्री में फॉलो नहीं हो रही होगी, लेकिन ब्राज़ील में जो फॉलो हो रही उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इस पेक पीजी के एडवर्टीजमेंट में जो फॉर्मेट दी गई है, ये मैं उस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। ये मैंने वहाँ से मॉडल उठाया है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स है। तो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले आप जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। यूजुअली जनरल ऑब्जेक्टिव एक होता है, ब्रॉड, ठीक है। फिर होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो 3 से लेकर 4-5 तक होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो कहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है इसकी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। ओरिजिनलिटी का क्या मतलब है कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, इट मस्ट कंट्रीब्यूट समथिंग न्यू टू दी बॉडी ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आप एक प्रोफेसर है, वो कैंसर बायोलॉजी पे काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कैंसर पे, तो आपने उनके पेपरों को रीड करके फिर वहाँ पे जो गैप ऑफ नॉलेज है ना उसको देखते हुए क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है ना, आप अपने प्रोजेक्ट में ये लिखेंगे कि व्हाट्स न्यू इन्फॉर्मेशन दिस प्रोजेक्ट विल ब्रिंग। अब ये वो पॉइंट्स है, अगर इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, जो स्टूडेंट्स यूजुअली नहीं करते, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बार बार कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे प्रोसेस में अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो आपके विनिंग चांसेस बहुत ज्यादा, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एक अच्छा प्रोजेक्ट, और साथ में जाहिर सी बात है आपकी सीवी भी डिपेंड करती है, लेकिन एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा पेक पीजी प्रोग्राम में पोजीशन विन करने के लिए, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट है जस्टिफिकेशन ऑफ द चॉइस ऑफ टॉपिक। ये ब्राज़ील में जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, यहाँ जब भी हम प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जस्टिफिकेशन। ये लोग पोर्चुगीज में उसके कहते हैं जुस्टिफिकाटिवा, कि मतलब आप जस्टिफाई करें जो काम आप करेंगे ये क्यों जरूरी है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, ये जो पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करेंगे, इसके रिजल्ट्स जो आएंगे ये क्यों जरूरी है, ठीक है। और इसमें होगा क्या, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम टू बी रिसर्च्ड, कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको कैरेक्टराइज करें, आप अपनी मेथडोलॉजी के बारे में बताएं, एनालिसिस क्या होंगी और फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस प्रोजेक्ट का नॉलेज एरिया का। इसको जस्टिफिकेशन कहते हैं। यूजुअली जो जस्टिफिकेशन होती है ना, ये 1 पेज की होती है, ठीक है। 1 पेज या 1 से 2 पेजेस मैक्सिमम, इससे ज्यादा ना लिखिए। जस्टिफिकेशन 1 to 2 पेजेस होती है, 1 हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन पे बहुत फोकस करें। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है और ये कैसे हेल्प करेगी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज गैप है उसमें। फिर रिजल्ट्स, जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, जो हम सर्च करेंगे, जो भी हम अब डिपेंड ऑन द एरिया। देखिए, मैं चूंकि साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मेरा ज़्यादा फोकस बायोलॉजिकल साइंस पे होता है, लेकिन जाहिर सी बात है सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस या और भी इस तरह की जो भी फील्ड्स हैं, आप अपने फील्ड के हिसाब से जो मेथडोलॉजी अप्लाई होती है तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास कौन से किस तरह के रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, एकेडमिक एंड साइंटिफिक गोल्स, कि आपका जो प्रोजेक्ट है इसके एकेडमिक गोल्स क्या है और साइंटिफिक क्या है। एकेडमिक का ये मतलब है कि आपके लिए ये क्या क्यों जरूरी है, व्हाट यू विल अचीव फ्रॉम दिस एकेडमिकली एंड साइंटिफिकली मीन कि इसका फायदा क्या होगा, ठीक है। तो अपने एरिया के हिसाब से आपने इसको डिस्क्राइब करना है। एंड द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिसेमिनेशन ऑफ द नॉलेज एक्वायर्ड इन ब्राजील इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, कि जो नॉलेज आप ब्राजील में एक्वायर करेंगे वो आपकी कंट्री में उसकी क्या एप्लीकेशन होगी, जहाँ पर आप रह रहे हैं या जो आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन है, क्या फायदा होगा। आप 2 बातें, एक आपके प्रोजेक्ट है, जो नॉलेज आप गेन करेंगे उसका क्या फायदा होगा, और दूसरी बात यह है कि जो आप रिसर्च है तो आपकी कंट्री की डेवलपमेंट में उसकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज द क्रोनोग्राम। सेमेस्टर वाइज आपने एक्सप्लेन करना है। आप गूगल करें ग्राम ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड प्रपोजल, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट में लास्ट में आप अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी मेंशन कर सकते हैं। अब अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि इस प्रोजेक्ट पे अगर आपने पहले से काम किया है, अगर आपके पास कोई प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी रेफरेंसेस, ठीक है,
क्योंकि याद रखें साइंस में रेफरेंस के बगैर बात नहीं होती। ये जितनी भी बात है मेथोडोलॉजी आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन जस्टिफिकेशन में अगर आप कहीं से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो इसकी प्रॉपर रेफरेंसेस साइटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये होगा आपके प्रोजेक्ट के कंटेंट्स। कौन कौन से कंटेंट्स हैं हम इसको समराइज़ करते हैं। प्रोजेक्ट कितने पेजेस का होना चाहिए, 15 पेजेस का। लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, इंग्लिश। फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दी है, कोई रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट पे आ जाएंगे तो सबसे पहले टाइटल होगा अपर केस में, फिर एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट के बाद कीवर्ड्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, फिर ओरिजिनलिटी कि आपके प्रोजेक्ट की ओरिजिनलिटी नोवेल्टी क्या है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। फिर जस्टिफिकेशन कि ये प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है, ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें आप अपने प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करेंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या अचीवमेंट जो भी आपको इससे एक्सपेक्टेड है। फिर एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोडक्शन गोल कि एकेडमिकली और साइंटिफिकली आपको क्या फ़ायदा होगा। जिस डिसमिनेशन ऑफ द नॉलेज एक्वायर्ड इन ब्राज़ील कि कुछ चीज़ें जो है ना, एक चीज़ अंडरस्टैंड कर ली, ये फील्ड टू फील्ड वेरी करती है। ये फिर क्रोनोग्राम है और आखिर में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड रेफरेंसेस है। तो ये बेसिक पार्ट्स हैं। यहाँ पर मैं आपको स्टेप वाइज वीडियो में शो भी हो रही होंगी कि आपने इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है। लेकिन अगेन प्रोजेक्ट अगर आपने लिखा भी है तो इसी फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। ब्राज़ील में स्पेसिफिक फॉर्मेट्स को फॉलो किया जाता है, तो अगर आप फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि फिर आपका प्रोजेक्ट जो है वो एंटरटेन ना हो। अगेन आई विल रिपीट कि फॉर द टाइम बीइंग यू डोंट नीड द एक्सेप्टेंस लेटर, यू नीड अ प्रपोजल। बाकी डॉक्यूमेंट्स में और वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। कोशिश ये है कि हर टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए और आप लोगों के लिए फॉलो करने के लिए भी ईजी हो। तो ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये प्रोजेक्ट के हवाले से है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने 100% अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया होगा, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपके कोई क्यूरीज है, आप कमेंट करें, उस पर स्पेसिफिकली मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा, उस पर वीडियोज़ भी बनाऊंगा, ठीक है। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि मैं मैक्सिमम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इस फेलोशिप में अप्लाई करवाऊं। ये मेरा मकसद है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एथनिक ग्रुप, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो आप लोगों ने इस चांस को मिस नहीं करना। फ्री अप्लाई है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, कोई आईलेट्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इवन एक्सेप्टेंस लेटर प्रीलिमिनरी नहीं चाहिए। ऑल्दो एक्सेप्टेंस लेटर की इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर आपको ना मिले, नहीं भी हो, स्टिल यू पीपल कैन अप्लाई। सो डोंट मिस दिस चांस एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।